in which act multiple disability was included for the first time in India. That was National Trust Act. After 1995, after Person with Disability Act, we had one more act called National Trust Act. This act included multiple disability along with autism, cerebral palsy, mental retardation, and they were talking about various benefits that the children will get or who are having multiple disabilities. ठीक है, तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट पहला एक्ट था जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूड किए थे। फिर आगे जाके उन पे क्या क्या बेनिफिट मिलना है, क्या नहीं मिलना है, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो लोग ऐड किए थे। डेफिनेशन हम कॉमन डेफिनेशंस को ही लेंगे, इंडियन वेस्ट डेफिनेशन को। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सबको पता है, आप लोगों को 2016 में आया था। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या बताते हैं? मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मोर देन वन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज वेर इंक्लूडेड इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? कितने डिसेबिलिटीज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इंक्लूड किया गया है? मैम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आई थिंक 21 है। हाँ, 21 डिसेबिलिटी है। वहाँ जितना मोर देन वन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड मतलब 21 में से जितना डिसेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होगा वो सारे एक के साथ दूसरा होगा तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज बताया जाएगा। एंड जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होगा, इट हैज टू कॉज सीवियर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। जो भी कॉम्बिनेशन होगा, दोनों कॉम्बिनेशन के वजह से बच्चा का their communication, developmental and education has to be delayed और उनका प्रॉब्लम होना जरूरी है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी में they were also included deaf blindness, which means a person may have combination of hearing and visual impairment। ठीक है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी सिंपली वही हम बताए तो वही है मॉडर्न, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न वन डिसेबिलिटीज, वो बताया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। एनटीए भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन ही दिया है। एनटीए में जो प्रीवियस हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला एक्ट था ना 1995 वाला, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि उनमें से जो भी कॉम्बिनेशंस होगा ऑफ 2 और मोर डिसेबिलिटीज, फिर उनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज बताए जाएंगे। इन मल्टीपल डिसेबिलिटी, वॉट एवर द कॉम्बिनेशन द चाइल्ड गेट, the combination of disabilities and degree of severity is different in each child। हर एक child में डिग्री और उनका सीवियरिटी डिफरेंस होगा, वेरी होगा, हर एक चाइल्ड में अलग अलग होगा। एज ऑफ ऑनसेट में ऑल्सो रेंज फ्रॉम बर्थ टू a few days after birth, from early childhood till late teens। मतलब ये वही बताना चाहते हैं कि अगर एक डिसेबिलिटी बर्थ के टाइम हुआ तो जरूरी नहीं है कि दूसरा डिसेबिलिटी भी सेम टाइम पे ही अकर हो, तो उनका ड्यूरेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी का बर्थ जन्म के टाइम हुआ तो किसी का लेटर चाइल्डहुड के एज में भी, टीन एज में भी हो सकता है। दूसरा वो जो उनका सेकेंड डिसेबिलिटी कंडीशन है वो बाद में भी आ सकता है। Sometimes children are born with one disability, but during childhood they get the another। डिसेबिलिटी के साथ जन्म होता है उनका और बाद में वो दूसरा डिसेबिलिटी उनको आ जाती है। The characteristics and the needs of children depend on the nature of combination of disabilities। उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जो भी नीड रहेगा, वो उनका कौन सा कॉम्बिनेशन वाला डिसेबिलिटी है सिर्फ उस पे डिपेंड करेगा। द एज ऑफ ऑनसेट एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट have been available to the child in his environment। और अकॉर्डिंगली जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, जो भी उनको ट्रीटमेंट वगैरह, थेरेपी वगैरह मिलना चाहिए, वो भी उनका कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिपेंड होगा। Then the combination of 2 or more disabling condition have a combined effect on child's communication, mobility and performance of day-to-day task। उनका दोनों डिसेबिलिटी का कॉम्बिनेशन उनका कम्युनिकेशन में इफेक्ट करेगा। इट विल ऑल्सो इफेक्ट ऑफ चाइल्ड्स मोबिलिटी, यहाँ से वहां जाने के लिए, डेली उनको चलने के लिए,
अपना जो भी मोबिलिटी एक्टिविटी है वो सारे में इफेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो इट विल अफेक्ट ऑफ डे टू डे टास्क, उनका जो सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक जितना भी एवरीडे टास्क होता है, it will affect on that too. We can say that just as every child is different, similarly every child with MD is different too. हम बताते हैं ना हर एक चाइल्ड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इवन नॉर्मल चाइल्ड भी हर एक चाइल्ड एक दूसरे से यूनिक होता है। सिमिलरली हर एक चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक का कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई ज्यादा सिवियर होगा, किसी का थोड़ा कम सिवियर होगा, तो इसी कारण वो एक दूसरे से ही अलग अलग रहते हैं। However, there are some things that this group of children have in common. फिर भी कोई ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट है जो सारे डिसेबल चिल्ड्रन के लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के लिए कॉमन होता है। These are, it affects the all-round development of the child. It मतलब multiple disability affects the all-round development of the child. चाइल्ड का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमने अलग अलग डेवलपमेंट चीजों के बारे में पढ़ा है ना, तो सारा वो डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है। कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड अराउंड इज मोस्ट सिवियरली इफेक्टेड। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है उनका जो आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन और रिलेशन बनता है, आसपास के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन बनता है वो ज्यादा सिवियरली इफेक्ट होता है, उसको उनका इफेक्ट कम जो है वो ज्यादा रहता है। अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी लिमिटेड। वो तो होगा ही है ना, एक डिसेबिलिटी होता है फिर तब भी एक बच्चों को इतना डिफिकल्टीज रहता है, अगर एक के साथ और एक दूसरा डिसेबिलिटी भी आ जाता है तो उनको ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। देन एबिलिटी टू मूव अराउंड इन द एनवायरनमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। आसपास जो उनको इधर उधर मूव करना होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं। नीड रेगुलर हेल्प इन simple day-to-day activities such as wearing a shirt, opening a door, finding a chair to sit down and so on. तो वो ज्यादा ही डिपेंडेंट रहते हैं लोगों के ऊपर, अगेन उनका वो कंडीशन की वजह से और सिवियरिटी की वजह से। A highly structured educational rehabilitation program helps in their training. जब भी हम चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज को ट्रेन देना चाहते हैं तो उनका एक पूरा ही स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्लान वाला एजुकेशन सेटअप होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेटअप होना चाहिए, तब उनको अच्छे से ट्रेन दिया जा सकता है, उनको मदद मिल सकती है। अभी इनका कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होता है और मोस्ट कॉमन कौन कौन सा है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज कुड बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज। हम लोगों को पता है ना, वो हमारा जो ओवरऑल 21 डिसेबिलिटीज होता है, इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन 4 to 5 मेन थिंग्स। 4-5 ऐसा मेन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है। एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, दूसरा इंटेलेक्चुअल वाला डिसेबिलिटी हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया। फ्यू कॉमन कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आर, ऐसा कॉम्बिनेशन रियली आता है वो सारा ये है, सेरिब्रल पॉल्सी प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, सेरिब्रल पॉल्सी एंड लो विजन, आईडी प्लस एएसडी, सीपी प्लस आईडी प्लस वीआई। ये जो ज्यादा कॉम्बिनेशन वाला है ना, वो ज्यादा ही डिफिकल्ट होते हैं उनको डील करने में। देन डीबी डेफ ब्लाइंडनेस को भी मल्टीपल डिसेबिलिटी ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट पॉइंट आया असेसमेंट का। हम अभी कैसे असेस करेंगे चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज को। अभी ऐसा एग्जैक्ट और एक पर्टिकुलर टूल नहीं बना है मल्टीपल डिसेबिलिटी को असेस करने के लिए। तो फिर हम कैसे असेस करते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी को? जो भी हमारा पॉसिबल उनका कॉम्बिनेशन होता है या मेन डिसेबिलिटी जो देखते हैं, उसके साथ हम एडिशनल जो भी डिसेबिलिटीज है उनको असेस करते हैं।
जैसे अगर VI प्लस एडिशनल डिसेबिलिटी जो भी हुआ, VI प्लस ID या फिर CP या फिर कुछ भी हुआ, तो उनका हम सेपरेट टेस्ट निकालते हैं असेसमेंट टूल से। उनके साथ हम सोशल बिहेवियर टेस्ट, एजुकेशनल असेसमेंट, वो सारे भी कंडक्ट करवाते हैं उनके प्रॉपर लेवल समझने के लिए। नाउ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज को हम कौन कौन सा करिकुलम पढ़ाएंगे, क्या उनका करिकुलम होगा, क्या उनका सब्जेक्ट होगा, क्या क्या गोल सेट कर सकते हैं उनके लिए। तो प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे पर्सनल डेफिनेटली उनका लेना होता है। पर्सनल में ADL एक्टिविटीज और अदर्स हेल्थ हाइजीन वाला जो भी आया वो पर्सनल में आएगा। देन सोशल स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, एकेडमिक में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एरिथमेटिक, दैट मीन्स मैथ और अदर जितना भी बेसिक से लेके आगे तक हम जितना उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से या फिर सीवियरिटी के हिसाब से पढ़ा सकते उतना। ऑक्यूपेशनल स्किल्स, उनको कुछ काटिंग वगैरह सिखा दिया है तो डेली जो उनका एक्टिविटीज है वो सारा थोड़ा सिखा दिया घर पे करने वाला, और स्कूल में जैसा ऑक्यूपेशनल स्किल्स होता है वो सारे। एंड देन रिक्रिएशनल स्किल्स, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी उनको पसंद है उसके बेसिस पे। और वोकेशनल लेवल पे अगर 18 से अबव हुआ उनका एज तो हम क्या सिखाते हैं, जेनेरिक स्किल। जेनेरिक स्किल बेसिकली होम बेस्ड स्किल, घर का जो काम होता है, हाउस होल्ड वर्क, वो सारे। एंड वर्क रिलेटेड टू स्किल्स, जॉब स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, जॉब रिलेटेड बिहेवियर कैसा। अगर उनको 18 के बाद मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को वो भी फाइनेंशियली एम्पावर हो जाए, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उनको जॉब में जाएंगे तो कैसा वर्क बिहेवियर होता है, कैसे रहना होता है, उस कम्युनिटी से कैसे मिलना है, वो सारा भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। ऑक्यूपेशनल स्किल्स एंड सोशल कॉम्पिटेंसेस, सोसाइटी में रहने के लिए जॉब के अलावा भी, अपना फ्रेंड सर्कल से अलावा भी, वर्क एम्पावरमेंट को छोड़ के अदर सोशल गैदरिंग्स में या तो आसपास के लोगों के साथ कैसा उनका बर्ताव है वो सारा भी सिखाना जरूरी होता है। नाउ एजुकेशनल प्रोग्राम हम कैसे प्लान करेंगे फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हमने ऑलरेडी बताया कि उनका डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन रहता है और उनका सीवियरिटी अलग अलग रहता है। मोस्टली वो लोग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी कंपेयर टू यूनिक डिसेबिलिटी, है कि नहीं। यूनिक डिसेबिलिटी को आप सिर्फ एक कंडीशंस को एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करते हो, पर मल्टीपल डिसेबिलिटी जब आता है उनको डिफरेंट कंडीशंस होता है, ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है, फिर डिफिकल्ट रहता है उनको डील करना। तो जो भी उनका एजुकेशनल सेटअप हो, टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, उनको ज़्यादा अवेयर रहना जरूरी होता है। कुछ चीज़ों के लिए उनको बहुत ही फोकस करना जरूरी हो जाता है। पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सुइटेबल सिटिंग इफ नॉट इन ए व्हीलचेयर। अगर वो चाइल्ड व्हीलचेयर नहीं यूज कर रहा है तो क्लासरूम में हो गया या फिर फ्लोर पे बेंच में हो गया या फ्लोर पे हो गया, एक अप्रोप्रिएट उनके लिए प्रॉपर सुइटेबल सिटिंग होना चाहिए बैठने के लिए क्लासरूम में। एडिक्वेट स्पेस एंड हाइट ऑफ द डेस्क इफ द स्टूडेंट इज इन व्हीलचेयर। अगर बच्चा व्हीलचेयर में रहा तो व्हीलचेयर का अगर हाइट कम है तो वैसा डेस्क और उनका जो भी काम करने वाला स्पेस होगा वो भी मेंटेन होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि व्हीलचेयर ज्यादा ही नीचे हो गया और अपना जो लिखने विखने का वो जो भी है वो ज्यादा ही ऊपर हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। इस पे ध्यान देना जरूरी होता है। फॉर अ चिल्ड्रन विथ इम्पेयरमेंट्स टू हैंड कंसिडर ऑल्टरनेट। जिनको लिखने में तकलीफ होती है या हाथ अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो उनका भी हाइट और अपना स्पेस वगैरह देखना जरूरी होता है। कंसिडर ऑल्टरनेटिव to activities involving writing, drawing and other fine motor activities such as sorting, trading, solving puzzle etc. जिनको लिखने में दिक्कत हो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज से उनको एक्सप्रेस करवाना जरूरी होता है।
अगर कुछ क्वेश्चन हम उनको लिखने के लिए दिया, उनको लिखने में प्रॉब्लम है, तो हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे शॉर्टिंग हो गया, या फिर कभी कभी ओरल आंसर्स भी पूछ सकते हैं, या फिर जस्ट पॉइंटिंग वाला चीजें दिखा दिया, तो वैसे करके उनको एडजस्ट करवाना जरूरी होता है. Teach lessons in smaller unit and move from simple to complex task. ये वाला इजी पॉइंट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. Give more time and practice to children who require it. जब प्रैक्टिस कुछ चीजों को लेके ज्यादा करेंगे, हम जितना टाइम उनको चाहिए होता है उतना टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग चीजें सीख जाएंगे. हम क्या करते हैं, अब तो घर में भी हम देखते हैं, तो पेरेंट्स ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी ये लिखो वो करो, तो और ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं. टीचर्स को या स्पेशल एजुकेटर्स को ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो चिल्ड्रन को एडिक्वेट टाइम दे और जितना हो सके उनको बार बार प्रैक्टिस करवाए. प्रोवाइड कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स, उनको कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं. और सिंपल टू कम्प्लेक्स जाना है, वैसे टीचिंग जो भी प्रिंसिपल्स है वो सारा फॉलो करना अच्छा रहता है. यूज मल्टी सेंसरी अप्रोच. व्हाट इज मल्टी सेंसरी अप्रोच? आप लोगों ने सुना है मल्टी सेंसरी अप्रोच के बारे में? जी मैम मैम मल्टी हाँ. सेंसरी अप्रोच में मतलब बच्चे को पढ़ाते वक्त हम चीजों को दिखाएं भी, उसको फील भी कराएं और वो सुने भी, तो उसमें उसके 3-4 सेंसरीज एक साथ यूज होंगी, तो उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच कहेंगे. हाँ 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 हाँ, यस. मल्टी सेंसरी मतलब मोर देन वन सेंसरी ऑर्गन्स जहाँ पे इन्वॉल्व होगा, वो वैसा हम टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गए या तो टीचिंग अप्रोच वैसा लेना चाहिए. जैसे आप लोगों ने बताया कि बच्चे देख भी सके, सुन भी सके, टच भी कर सके और थोड़ा मूवमेंट भी उनका हो, तो वैसा उनको बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच. जैसे आपने मान लो वोल्केनो के बारे में जस्ट बताया है, उनको ऑरली समझा दिया, वो ऑडिटरी वाला, जिनको ऑडिटरी वाला इंफॉर्मेशन चाहिए उनको मिल जाएगा. और कोई कोई ऑडिटरी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, तो उनको एक वोल्केनो का मॉडल आपने दिखा दिया. फिर किसी को उनको टच करने के लिए दिया कि रॉक कैसे होते हैं और लावा कैसा थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है. काइनेस्थेटिक में आपने थोड़ा इधर उधर मूव करके उनको दिखा दिया कि कहाँ कहाँ चीजों में ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. तो वो आ गया मल्टी सेंसरी अप्रोच में. ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम. नेक्स्ट, यूज लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी द चाइल्ड इज फेमिलियर विद. हाँ, वो लैंग्वेज यूज करना चाहिए या तो वही शब्द यूज करना चाहिए जो चाइल्ड को ऑलरेडी पता हो. आप वो चाइल्ड हिंदी में बात करता है, तो आप अचानक से उनको इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उससे फेमिलियर नहीं है, उनके वर्ड्स के साथ उनका नहीं पता उनका मीनिंग क्या है, या तो वो फेमिलियर नहीं है. इसी कारण उनको वही लैंग्वेज यूज करना चाहिए उनके साथ. और वही सरस, अगर सिंपल वर्ड पता हो तो सिंपल वर्ड के साथ ही उनको सिखाना चाहिए. अगर सिंपल वर्ड्स नहीं पता, कुछ डिफरेंट वर्ड्स उनको पता है, तो उनको जो फेमिलियर वर्ड्स रहेगा, वोकेबुलरी रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको सिखाना जरूरी होता है. यूज अदर सेंसेस एज मीडियम ऑफ लर्निंग. यूजेस जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, लिप रीडिंग एक्सेट्रा. सिर्फ बोल के ही नहीं, थोड़ा हैंड मूवमेंट भी रहना जरूरी होता है. कभी कभी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे दो, वॉइस मॉड्यूल करवा के, और ज्यादा स्पीड में ना बता के थोड़ा धीरे धीरे बताओ, ताकि बच्चा आपका लिप भी रीडिंग कर सकते हैं. क्लियरली बताना चाहिए. तो ये सारा चीजें ध्यान रखना चाहिए. देन यूज adapted material such as visual or side vocabulary to provide first hand experience. टीएलएम पे बहुत ही फोकस करना जरूरी होता है, और जो अदर मटेरियल्स है वो सारा भी अडेप्ट करना जरूरी होता है. जैसे टीएलएम अगर विजुअल भी कुछ दे दिया, अगर कोई लो विजन वाला बच्चा हो, तो छोटा छोटा वो प्रिंट वाला वर्ड होगा, तो उनको अच्छे से समझ दिखाई नहीं देगा, तो हम वो प्रिंटेड वाला थोड़ा लर्स प्रिंट में करवा सकते हैं. और कोई भी चीजों का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसका साइड में एक पिक्चर भी लगा दे सकते हैं. तो ऐसे करके उनको 2-3 एडेप्टेड मटेरियल रहना जरूरी होता है.
use assistive devices such as hearing aid, loop system, etc. Provide alternative and augmentative communication system. AAC उनका जो भी जिसको जिस तरह की AAC चाहिए alternative and augmentative communication system उनको प्रोवाइड अच्छे से वो लोग सीख पाएंगे, चीजें कम टाइम पे वो लोग सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। हम अभी पहले से थोड़ा आगे वाले स्लाइड्स तक जितना भी डिस्कस कर रहे थे, वी वर basically talking about communication difficulty, they are having a severe kind of communication problems. तो communication उनका जो प्रॉब्लम है वो माना जाता है कि ज्यादा है, वो बाकी कंडीशन से वो ज्यादा ही सीवियर रहता है, जैसे उन लोगों ने पहले भी बताया डिफिनीशंस में भी और कंसेप्ट में भी। तो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही जरूरी रहता है ना। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वो लोग जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, दे हैव डेवलप न्यूमरस न्यू स्ट्रेटेजीज, नया नया सॉफ्टवेयर बनाया है, टूल्स एड्स बनाया है, ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है, लैंग्वेज भी डेवलप हो सकता है इससे, और इससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी बताया, जो उनको AAC की जरूरत है, किसी को पिक्चर एक्सचेंज बोर्ड की जरूरत है, किसी को कम्युनिकेशन बोर्ड की जरूरत है, लो टेक हाई टेक जो भी हो सकता है, किसी को साइन लैंग्वेज की जरूरत है, किसी को बॉडीली मूवमेंट और बॉडी जेस्चर्स की जरूरत है। तो जो भी जरूरत है वो फॉलो करना एक क्लासरूम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। स्पीच एजुकेशन, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी रिहेबिलिटेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अदर डिसेबिलिटी टेक्नोलॉजी भी मिलता है और वो लोग यूज करते हैं। सारे प्रोफेशनल्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर को वो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करना है, सारे प्रोफेशनल्स, SLP ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, वो लोग भी कम्युनिकेशन जो भी उनका मीडियम है वो यूज करके उनको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि उनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। पर हम जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करते हैं या तो कम्युनिकेशन ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, उनमें भी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन को सिखाना बहुत ही एक मुश्किल काम रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये स्लाइड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। AAC, this device help people with speech impairment or person having low vocal volume communicate such speech generating device, voice amplifiers, aids। इसके बारे में, AAC के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि क्या क्या आ सकता है AAC में। For visual impaired person, devices as print screen, closed circuit television और magnifying documents हम AAC के तौर पे यूज करते हैं। Supporting meaningful communication is in individual with multiple sensory, cognitive and physical impairment has been a central concern for special education and rehabilitation professional for many years। अभी देखो, हम हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं उनको सर कम्युनिकेट करने के लिए? साइन लैंग्वेज। यस मैम। अभी ध्यान देना है ना, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड प्लस ID हुआ तो साइन लैंग्वेज सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं? अगर उनके साथ एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, समझने में दिक्कत आ गया, ID में क्या होता है, उनको समझने में दिक्कत आती है, वैसे वाले बच्चों के साथ क्या यूज करेंगे? कम्युनिकेशन बोर्ड्स, कम्युनिकेशन कार्ड्स। टैक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, ये सारे ना यूज कर सकते हैं, पर जब वो MD वाले कंडीशन में आ जाते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम साइन लैंग्वेज। फिर हम अदर ये सब मेथड अप्लाई कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हाँ, ये सब यूज किया जा सकता है उनके कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से, उनको कितना समझ में आता है उसके हिसाब से। सेम वो VI प्लस CP प्लस ID हुआ तो, जैसे हम ब्रेली यूज करते हैं ना VI को सिखाने के लिए, उनको करने के लिए, अगर ब्रेली यूज करने के लिए उनका वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हुआ और प्लस ब्रेली इटसेल्फ इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, है ना, प्लस उनको ID हुआ, तो इन सारे चीजों में थोड़ा दिक्कतें आती है। अभी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी वही बताया, साइन लैंग्वेज इज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल दैट
can aid communication and can be very effective in developmentally capable individual with delay sensory impairment. साइन लैंग्वेज जो भी हम नॉर्मली सिर्फ एक ही हियरिंग लॉस ही हुआ तो उनके साथ आसान होता है साइन लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. However, in individual with multiple disabilities and additional cognitive issues, sign language can sometimes be a limited communicational strategy. Gestural communication along often restricts social interaction in this population to the immediate present, to items or things that can be touched at that particular moment. In addition, many individuals with coexisting physical impairment are unable to effectively use gestural communication. हाँ, अगर हम gestural communication use भी कर ले, अगर वो चाइल्ड सीपी हुआ तो, अगर वो अपना हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो, of any kind due to limitation of their fine motor skills, तो वहाँ पे difficulties आते हैं. Materials and tools designed to AAC for students with multiple disability can be used to bridge that gap. जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी बताया है, पेक्स हो गया, कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, तो वो सारे चीजें यूज करके हम जो ये बीच में गैप है उनको समझने का, फिर यूज करने का, वो सारे काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, उनको पर्पसफुली वो सारा यूज कर सकते हैं. AAC जो डिवाइसेस है वो यहाँ पे मदद कर सकते हैं. सर्विसेज एंड एजुकेशनल प्लेसमेंट ऑप्शंस फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज. उनका एजुकेशनल प्लेसमेंट कहाँ कैसे होना चाहिए एंड व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज. एजुकेशनल प्लेसमेंट जैसे सब लोग बोलते हैं, मैं भी बार बार आप लोगों को बोले जा रही हूँ कि जितना हद तक हो सकता है उनको रेगुलर स्कूल में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विथ नीडेड सपोर्ट सिस्टम. आप लोगों को RTI के बारे में पता है और प्लेसमेंट कंटिन्यूम आप लोगों ने देखा है क्या अभी तक? इस हायरार्की में हम कोई भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एजुकेशन सर्विस में प्लेसमेंट कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं. पहला डे स्कूल रेसिडेंशियल सेंटर स्पेशल क्लासेस विद मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज इन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक क्लासेस एज स्पेशलाइज्ड इन द IP. दूसरा वाला स्टेज में दूसरे वाले कैटेगरी को हम क्या करते हैं, वो लोग उनको हम रेगुलर स्कूल में ही रखते हैं. रेगुलर स्कूल में रख के उनको स्पेशल क्लासेस जब भी जरूरी होता है हम उनको प्रोवाइड करते हैं. और नेक्स्ट कैटेगरी में हम पुल आउट स्पेशल एजुकेशन सर्विस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्कूल डे. हम स्कूल में ही एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर क्लासरूम में उनको स्पेशल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं. और सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो मेन स्ट्रीम में भी हम रखते हैं, बट उनको जब जब स्पेशल क्लासेस की जरूरत होते हैं हम बाहर भी भेज सकते हैं, उनको वहां पे भी रख सकते हैं. ये काइंड ऑफ रिसोर्स रूम जैसा काम करता है. देन नेक्स्ट जनरल एजुकेशन विद क्लास डायरेक्ट स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. इस कैटेगरी की बच्चों को हम डायरेक्ट जनरल एजुकेशन में ही इंक्लूड करवाते हैं, जनरल एजुकेशन क्लासरूम में ही इंक्लूड करवाते हैं. वही उनको थोड़ा बहुत जितना जरूरी है एजुकेशनल सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा देते हैं. और नेक्स्ट नो डायरेक्ट स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, कुछ भी सर्विसेज सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में उनको रखते हैं. ये एक हो गया प्लेसमेंट कंटिन्यूम. इसके बेस पे इसी बेस पे हम कोई भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को रख सकते हैं. और दूसरा आया रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. इस प्रोसेस में बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को 3 कैटेगरी में रखा जाता है. पहला कैटेगरी टायर 1 बताते हैं उनको, टायर 2, टायर 3. तो उसकी बेसिस पे किसको ज्यादा नीड है तो उसको लेके फिर स्पेशल एजुकेशन का ज्यादा उनको सारे क्लासेस वगैरह दिया जाता है. अगर वो उस टायर से जाके चीजें सीख लिया तो उनको नेक्स्ट टायर में भेजा जाता है, जहाँ वो नॉर्मल क्लासेस के साथ ही रहते हैं. 1-2 क्लासेस स्पेशल एजुकेशन का रहता है. अगर वहां पे बच्चे ने सीख लिया, अचीवमेंट हो गया, उनको फिर टायर 3 नॉर्मल या इंक्लूसिव एजुकेशन में उनको रखा जाता है. तो इनकी बेसिस पे एजुकेशनल प्लेसमेंट होना जरूरी होता है. हालांकि लोग अभी तक प्रैक्टिस इतना नहीं हो पा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, पर
जो मॉडल्स दिया गया है वो काफी इफेक्टिव मॉडल्स है। जब उनको अप्लाई करेंगे, बच्चे जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं वो बाहर नहीं रह जाएगा, उनको सारे को इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेंगे। सर्विसेज में आएगा एड एंड अप्लायंसेस। ऑल चिल्ड्रन रिक्वायरिंग असिस्टिव डिवाइसेस should be provided with aid and appliances obtained as far as possible through convergence with Ministry of Social, जो MSJE है हमारा मिनिस्ट्री, और स्टेट का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस NGO वगैरह भी ये एड एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करते हैं। जो भी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको जो भी असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए होता है वो उनको प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये सर्विस उनके लिए है। देन अगेन सपोर्ट सर्विसेज लाइक फिजिकल एक्सेस, resource room at cluster level, special equipments, reading materials, special educational techniques, remedial teaching, curricular adaptation or adapted teaching strategies could be provided. ये सारे सर्विसेज मिलना चाहिए उनके लिए, उनका अच्छा एजुकेशन मिलने के लिए। देन टीचर ट्रेनिंग, जैसा आप लोगों को अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है डिफरेंट, अगर आप लोग आईडी बैकग्राउंड से हो और डीएड इन आईडी कर रहे हो, कोई डीएड इन सीपी कर रहा है, स्टिल आप लोगों को सारे डिजेबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है, एमडी के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग कौन कौन सा उनका टेक्निक्स यूज करके, अगर आपके पास वैसा बच्चा है तो आप कैसे कदर करोगे। तो टीचर ट्रेनिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम एजुकेशन, उनका एजुकेशनल प्लेसमेंट के बारे में बात करें। देन रिसोर्स सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। रिसोर्स सपोर्ट कुड बी गिवन बाय टीचर्स वर्किंग इन स्पेशल स्कूल्स where necessary, specially trained resource teachers should be appointed particularly for teaching special skills to children with special needs. Wherever this option is not feasible, long-term training of regular teachers should be undertaken. Plus, अगर special educators नहीं appointment हो पाया तो जो general एजुकेशन का टीचर्स होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का टीचर्स होता है, उनको भी ट्रेनिंग देना जरूरी होता है डिसेबिलिटी के ऊपर, तभी जाके एक प्रॉपर एजुकेशन जो है बच्चों को नॉर्मल स्कूल के अंदर मिल सकता है। देन मोटर ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड इंटरवेंशंस। बिहेवियर प्रॉब्लम्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उस दिन भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने डिस्कस किया, बताया था कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी पहला क्लास में डिस्कस किया। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स वही सारा इनमें भी रहेंगे, चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज में भी रहेंगे। वो सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तो एजुकेशन सेटअप में उनको डील करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशंस यूज किया जाता है। फर्स्ट, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में फोकस करना जरूरी होता है। स्ट्रक्चर क्रिएट अ डेली शेड्यूल. Teachers has to create a daily schedule that the child can count on, including school meal and bedtime. ये स्कूल टाइम में हो गया या घर पे हो गया, उनको एक डेली शेड्यूल प्रोवाइड करना जरूरी होता है ताकि बच्चों को पता हो कि अभी क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, इतने टाइम पे मैं कहाँ रहूंगा, यहाँ या वहाँ पे, स्कूल पे या घर पे आके क्या क्या करूंगा। एक प्रॉपर उनको जो शेड्यूल होता है वो बच्चों को अपना शेड्यूल पता होना जरूरी होता है। जब उनको पता होगा तब वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम होना स्टार्ट होंगे। तो इसलिए बताया कि होम में हो गया या घर एनवायरनमेंट में हो गया या स्कूल वाले एनवायरनमेंट में हो गया, स्ट्रक्चर उनका डेली रूटीन का होना बहुत ही जरूरी होता है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जब भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स ना दिखाए तब उनको रिवॉर्ड मिलना जरूरी होता है, उनको रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। जब भी डिजायरेबल बिहेवियर वो लोग शो करे उस टाइम भी उनको रिवॉर्ड मिलना या रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है। जैसे हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बताते हैं, रीइंफोर्समेंट के डिफरेंट तरीके हैं, वो सारे बताते हैं, तो वो सारा अप्लाई करके उनका जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो हम रिड्यूस करवा सकते हैं। इवन ए भी यहाँ पे काम आ सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीडायरेक्शन। अगर वो कोई टेंट्रम वगैरह दिखा रहे हैं, बच्चा सीजे फेंक रहे हैं, अपना खुद का हेयर पुल कर रहे हैं, तो उसी टाइम हम उनको डिफरेंट टास्क या डिफरेंट एक्टिविटी देके
थोड़ा कूल डाउन करवा के डिफरेंट एक्टिविटी देके उनका जो बिहेवियर है उनको एक न्यू डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ताकि वो अपना जो वो प्रॉब्लम्स वाला बिहेवियर है वो ना शो करके कुछ अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर में फोकस्ड हो या एंगेज्ड हो। आईपी आप लोगों ने किया होगा, तो आईपी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कुछ सेशंस होना जरूरी है बताते, ताकि अदर एक्टिविटी के साथ उनका जो मेजर बिहेवियर प्रॉब्लम्स है वो भी उनका इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। स्कूल्स में भी सेम एक पीरियड या ऐसा बीच में सेशंस रखना जरूरी है, ताकि उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ डील किया जा सकता है अच्छे से, और उनका बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो सकता है। और ज्यादा टाइम हम बताए कि they are showing their behavioral problems due to their sensory issues or other problems, sensory overloaded, hypersensitivity या hyposensitivity, वो सारे problems के वजह से भी वो लोग behavioral problems show करते हैं। तो we need to have sensory integrated program for children with multiple disabilities, ताकि उनका जो भी सेंसरी इश्यूज है वो हम कंट्रोल कर सकें।